नमस्ते दोस्तों। अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की 400 से ज़्यादा सीटें आई तो बीजेपी संविधान बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कर्नाटक की उत्तरा कन्नड़ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने 10 मार्च 2024 को कहा था। हालांकि बाद में बीजेपी ने सफाई दी और कहा कि इस बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। कुछ सप्ताह बाद ही राजस्थान की नागौर सीट से भाजपा विधायक ज्योति मिर्धा का भी एक बयान वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर बहुमत मिल गया तो भाजपा के पास संविधान को संशोधन करने की ताकत आ जाएगी। फिर कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाकर कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है और अगर बीजेपी 400 प्लस सीटों के साथ आई तो सच में बीजेपी संविधान बदल देगी। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारा संविधान अश्वत्थामा की तरह अमर है या फिर नॉर्मल इंसान की तरह एक समय के बाद खत्म हो जाएगा और नए शरीर में पुनर्जन्म लेता रहेगा? आप अपना जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इसका सही जवाब पूरा वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, पर पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी समझ हमारे संविधान के प्रति काफ़ी गहरी हो जाएगी और आप अगर किसी के सामने अपनी बात रखेंगे तो वो फैक्ट्स के साथ होगी। जैसे समय के साथ द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा की अच्छी लाइफ के लिए अपनी साधारण जिंदगी को छोड़कर पांचाल किंगडम अपने दोस्त द्रुपद के पास गए और फिर बाद में हस्तिनापुर चले गए। यानी समय के साथ लाइफ की ज़रूरतों को समझते हुए जैसे द्रोणाचार्य ने अपनी लाइफ को चेंज किया, वैसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने समय के साथ हमारे संविधान को और अच्छा बनाने के लिए संविधान में इसे संशोधित करने की शक्ति को भी आर्टिकल 368 में शामिल किया था। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कोई सरकार अगर पावरफुल है तो वो संविधान को पूरी तरह बदल सकती है? तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों और संविधान के आर्टिकल्स को समझना पड़ेगा। अब हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। अब अगर संविधान संशोधन समझना है तो उसमें से हमें भाग 3, भाग 4 और भाग 20 के इंटरलिंक को समझना पड़ेगा। भाग 3 यानी आर्टिकल 12 से 35 तक, जिसमें फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं, तो वहीं पर भाग 4 यानी आर्टिकल 36 से 51 तक, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी शामिल है। अब जहां भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए राज्य किसी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, तो वहीं पर भाग 4 में राज्य को पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए ये लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राज्य समाज के पिछड़े वर्ग, खासकर एससी और एसटी के एजुकेशन और आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा। अब ये दोनों बातें एक दूसरे को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। साथ ही भाग 3 के आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जबकि भाग 4 के तहत राज्य द्वारा किए गए कार्यों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब शुरुआती दौर में राज्य जैसे ही कोई वेलफेयर का कानून बनाने का प्रयास करता, जैसे कि मद्रास राज्य का रिजर्वेशन का प्रयास, लैंड रिफॉर्म का प्रयास, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के फेवर में डिसीजन देता। इससे निपटने के लिए उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की संसद ने 1951 में संविधान में 2 संशोधन किए। पहला आर्टिकल 31B, जिसके हिसाब से संविधान में 9th शेड्यूल ऐड किया और कोई नया कानून चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार पास करती है और अगर वो 9th शेड्यूल में डाल देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और दूसरे संशोधन में आर्टिकल 15(4) ऐड किया, जिसमें लिख दिया कि यदि राज्य सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के प्रोग्रेस के लिए कोई कानून बनाता है तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। ये होने के बाद ऐसा लगा कि अब ये कॉन्ट्राडिक्शंस की समस्या खत्म हो जाएगी, पर इससे पहले कि भाग 3 और भाग 4 के बीच का कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो पाता, एक नया केस आ गया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार,
जिसका आधार आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच का कॉन्ट्राडिक्शन ही था। इस बीच में कई सारे जितने भी केस आते गए, इन सबका आधार सबका यही था, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच का कॉन्ट्राडिक्शन। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के हिसाब से सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, और यदि ऐसा कोई कानून बनाया तो वो कानून उस सीमा तक, यानी टू द एक्सटेंट, अवैध होगा जिस सीमा तक वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ शब्द को डिफाइन किया गया है और लिखा है कि लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि कोई कस्टम या फिर लॉ इन फोर्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से चलते आ रहे हैं, ये सब शामिल हैं। पर इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी शामिल है। अब शंकरी प्रसाद केस को समझने से पहले आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन के प्रोसीजर को समझ लेते हैं। अब अगर भाग 20 के आर्टिकल 368 को देखेंगे तो इसमें 368 क्लॉज 1 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की शक्ति है। वहीं पर 368 क्लॉज 2 में इसका प्रोसीजर बताया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के अमेंडमेंट हो सकते हैं। पहला है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग से, जिसका मतलब है 50% से ज़्यादा मेंबर्स प्रेजेंट हों और उनमें अगर मेजॉरिटी वोटिंग हुई तो बिल पास हो जाएगा। ये सिर्फ सामान्य बिल के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि कोई नया राज्य बनाना, राज्य की सीमा चेंज करना। ये संशोधन आर्टिकल 368 के स्कोप में नहीं आता है, यानी ये 368 के स्कोप से बाहर है। दूसरा है पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी वोटिंग से कम 50% ऑफ टोटल मेंबर्स के वोट हों और जितने प्रेजेंट हैं उनमें 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए। इसके तहत फंडामेंटल राइट्स यानी भाग 3 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी भाग 4 के प्रावधान बदले जा सकते हैं। और तीसरे टाइप का संशोधन है फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, जिसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग तो होनी ही चाहिए और साथ ही कम से कम 50% राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। इसके तहत प्रेसिडेंट इलेक्शन का तरीका, स्टेट और सेंटर की पावर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रावधान बदले जा सकते हैं। अब आर्टिकल 368 के हिसाब से अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए नियम है कि संविधान संशोधन का कोई भी बिल सिर्फ पार्लियामेंट के किसी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में इसे नहीं पेश किया जा सकता है। जिसका मतलब है कि राज्य, जो स्टेट है हमारे राज्य, वो नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ सेंटर कोई संशोधन कर सकती है संविधान में। बिल पेश करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोनों ही सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को बिल सेपरेटली पास करना होता है। अगर दोनों सदनों में कोई डिसएग्रीमेंट है तो जॉइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। फेडरल प्रोविजंस में अगर संशोधन करना है तो कम से कम 50% राज्यों के लेजिस्लेचर्स में सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। ये सब होने के बाद प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए बिल भेजा जाता है। प्रेसिडेंट एसेंट के बाद बिल एक्ट बन जाता है। तो अब ये प्रोसीजर समझ लिया, अब हम लोग शंकरी प्रसाद केस को समझ लेते हैं कि आखिर उसमें हुआ क्या था। तो शंकरी प्रसाद केस में उनके वकील की तरफ से ये दलील दी गई थी कि आर्टिकल 15(4) के तहत जो संशोधन किया गया वो फंडामेंटल राइट को सीमित करता है, तो आर्टिकल 13(2) के हिसाब से ये अवैध होना चाहिए। और ये संविधान संशोधन भी तो एक एक्ट ही है, इसलिए इस संशोधन को खारिज कर देना चाहिए। इस पर सरकार ने दलील दी कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया गया है और जब संविधान ही बदल गया तो फिर आर्टिकल 13 इस पे कैसे अप्लाई हो सकता है, और आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 पर अप्लाई नहीं हो सकता है। और काफ़ी विचार विमर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फेवर में फैसला दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय नेहरू जी की सरकार बहुत पावरफुल और पॉपुलर थी, इसलिए कोर्ट का झुकाव सरकार की तरफ था। सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर इसके बाद 1967 में एक और फेमस केस आया, गोलकनाथ केस, सेम ग्राउंड पे, यानी आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें उस टाइम की सबसे बड़ी 11 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही थी। और इस केस में 6-5 के हल्के से बहुमत से फैसला आया
कि सरकार आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके भी आर्टिकल 13 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती। हालांकि इसको बैकडेट से नहीं लागू किया गया था। अब सरकार के पास फिर से वही समस्या आ गई कि वो समाज सुधार कैसे करे। और ये माना जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार कमज़ोर थी, जो मेन रीज़न था सुप्रीम कोर्ट का सरकार के अगेंस्ट फैसला देने का। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जब जब सरकार मजबूत होती है तो सुप्रीम कोर्ट का झुकाव थोड़ा सरकार की तरफ होता है, और जब जब सरकार कमज़ोर होती है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के अगेंस्ट रहती है। अब इंदिरा गांधी ने अपनी पॉपुलैरिटी को फिर से बढ़ाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने शुरू किए, जैसे कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, और इस केस से इंदिरा गांधी को एक बड़ा झटका लगा। फिर 1970 में इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्सेज को खत्म करने का प्रयास किया। इसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत थी, पर यह बिल लोकसभा में तो पास हो गया, पर राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। इन सबसे परेशान होकर इंदिरा गांधी ने एक साल पहले ही यानी 1971 में इलेक्शन अनाउंस कर दिया और गरीबी हटाओ का नारा दिया, और जनता से वादा किया कि वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगी, प्रिवी पर्सेज को ख़त्म करेंगी और ज़मींदारी को भी ख़त्म करेंगी। तो बेसिकली उन्होंने जनता को ये दिखाने का प्रयास किया कि वो जनता के लिए काम करना चाह रही हैं, पर कोर्ट उन्हें करने नहीं दे रही है। और नतीजन 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को 518 में से 352 सीटें मिली, यानी 2/3 मेजॉरिटी आ गई, और साथ ही कई राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने गोलकनाथ मामले को निपटाने के लिए 24वां संशोधन किया, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति ही बदल दी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण मामले को निपटाने के लिए 25वां संशोधन किया, और प्रिवी पर्सेज मामले को निपटाने के लिए 26वां संशोधन किया। और साथ ही एक 29वां संशोधन भी था, जिसके तहत केरल राज्य के लैंड रिफॉर्म बिल को 9th शेड्यूल में डाल दिया था। उन्होंने आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 दोनों में ही ये लिखवा दिया कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे संशोधन किए, और इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान की पूरी शक्ति संसद के पास रहेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। तो संविधान संशोधन करना बाकी बिलों की तरह इतना आसान नहीं है। अब अगर मान लेते हैं कि बीजेपी को 400 प्लस सीटें मिल भी जाती हैं, तो लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के लिए टोटल 545 का बहुमत तो चाहिए ही, यानी 273 वोट। और साथ ही अगर सारे 545 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो 2/3 मेजॉरिटी यानी 364 वोट चाहिए, जो इजीली मिल जाएगा। अब अगर राज्यसभा की बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी के लिए टोटल 250 का बहुमत तो चाहिए ही, यानी 126 वोट। और साथ ही अगर सारे 250 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो 2/3 मेजॉरिटी यानी 167 वोट। और अभी एनडीए के पास राज्यसभा में सिर्फ 119 सीटें हैं। साथ ही 50% राज्यों से भी बिल पास कराना है। तो किसी भी सरकार को फेडरल प्रोविजंस में चेंज करना हो, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सेंटर स्टेट रिलेशन, शेड्यूल 7 की सूची में चेंज, सुप्रीम कोर्ट की पावर में चेंज, तो इसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है। किसी भी सरकार के लिए ये कर पाना इतना आसान नहीं है। अगर कोई पार्टी इतनी ताकतवर हो भी जाती है, फिर भी संविधान को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। उसके पीछे की वजह है सुप्रीम कोर्ट का 1973 के केशवानंद भारती केस का लैंडमार्क जजमेंट। ये केस केरल राज्य के लैंड रिफॉर्म के अगेंस्ट था। इस केस में 13 जजेज की बेंच बैठी थी और 7-6 के बहुमत से फैसला आया। इस केस का फैसला सुनाने के लिए कई देशों का संविधान और वहाँ के संविधान संशोधन के केसेस को पढ़ा गया, और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संशोधन सही है, यानी सरकार के पक्ष में फैसला दिया। जिसका मतलब ये है कि कोर्ट ने ये मान लिया कि संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है, और साथ में ये भी कह दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति है, पर संसद के पास संविधान को बनाने की शक्ति नहीं है। वो तो सिर्फ संविधान सभा के पास था, और इसलिए संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है।
1975 में सरकार ने फिर केशवानंद भारती केस के फैसले को पलटने के लिए 13 जजेस की बेंच बैठाई। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि ये बेंच बिना किसी रिव्यू पिटीशन के बैठाई गई थी। 1976 में सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया और ये एक बार फिर से सरकार की संविधान के मूल ढांचे को खत्म करने की कोशिश थी। आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 ऐड किया, जिसमें ये लिख दिया कि आर्टिकल 368 की कोई लिमिट नहीं है और इसके तहत किए गए संशोधनों का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसे 1980 में मिनेर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर किया और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति ही संविधान का मूल ढांचा है। अब सिर्फ एक 9 शेड्यूल वाला पेच बचा रह गया था, क्योंकि 9 शेड्यूल में डाले गए कानून का तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। तो 1981 में बामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है और ये भी संविधान के मूल ढांचे का ही पार्ट है। तो कुल मिलाजुलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामले में ये स्पष्ट किया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, जैसे कि डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का सिद्धांत इत्यादि संविधान का मूल ढांचा है। और हम ये कह सकते हैं कि केशवानंद भारती भले ही केस हार गए, पर उनके केस ने हमारे संविधान और डेमोक्रेसी को बचा लिया। तो हमारा संविधान नॉर्मल इंसान की तरह एक समय के बाद खत्म नहीं किया जा सकता और इसे नए शरीर में पुनर्जन्म नहीं दिया जा सकता, बल्कि हमारा संविधान अश्वत्थामा की तरह अमर है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी शरीर नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों, आप लोग भी सोशल मीडिया पर बिना सिर पैर के मौजूद जानकारियों से बचें और अपने जुडिशरी पर भरोसा रखें और ये समझ लें कि कोई भी सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।